या राजनीति में कोई भूमिका है प्रशासक की नीति बनाने में, मतलब? हाँ, क्या आदेश है? धारा 144 लगाने का आदेश। और जिला प्रशासन अगर धारा 144 सीआरपीसी लगाता है, वह जो आदेश जारी करेगा वह भी प्रत्यायोजित विधान ही है। बहुत है, जितने नियम कानून आदेश हैं, कार्यपालिका के जितने आदेश नियम जितने, सब उस स्थानीय स्तर पर। प्रशासन तो स्थानीय स्तर पर ही काम करे। अध्यादेश एक है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी, वह देश भर में या राज्य भर में लागू होगा। जितने भी आदेश नियम बनाएगा प्रशासन, वो प्रत्यायोजित विधान है। इसके अलावा जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, उनका दिशा निर्देश हमेशा राजनीति करती है। कहने का अर्थ है, एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैज़ ए पॉलिटिकल मास्टर। कोई भी चूंकि उसका कारण क्या है कि राजनीति का काम है किसी को दिशा देना, नीति बनाना काम है ना। नीति का मतलब क्या हो गया कि वह दिशा निर्देश है किसी उद्देश्य की प्राप्ति की। तो राजनीति हमेशा दिशा निर्देश देती है और उसके निर्देश में काम करता है प्रशासन। तो जितने भी प्रशासनिक विभाग या क्षेत्र होंगी, इकाइयाँ होंगी, उनका प्रमुख जो होगा वो राजनीतिक होगा। जैसे कोई भी मिनिस्ट्री है, उसका जो चीफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होगा? सेक्रेटरी, सचिव होगा उस मंत्रालय का। जैसे विदेश मंत्रालय है, या सचिव है, लेकिन उसका जो फाइनल अथॉरिटी है दैट इज द मिनिस्टर, एंड मिनिस्टर इज ए पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो निचले स्तर पर आ जाएं, देखें अगर पंचायत सचिव का जो सरकारी अधिकारी है वो पंचायत सचिव है, लेकिन प्रधान जो होगा ही इज एन इलेक्टेड पर्सन। तो जितने भी प्रशासनिक विभाग या कार्य हैं उसके वो राजनीति के देख रेख में किए जाते हैं, इसलिए उसका बहुत गहरा संबंध है। तो होता यह है कि आमतौर पर आदमी यह कहता है कि प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ना, लेकिन राजनीति और शासन एक दूसरे से बहुत अंतरंग तरीके से जुड़े हुए हैं। बिना राजनीतिक गाइडलाइन के प्रशासन काम नहीं कर सकता, कैनॉट वर्क विदाउट दी पॉलिटिकल गाइडलाइन। उसका संबंध तो बहुत गहरा है। तो जितने भी कार्य होंगे देश भर में वो साथ साथ चलेंगे। का मतलब है कि उसकी प्रकृति जो होगी वो राजनीतिक प्रशासनिक दोनों होगी। आ रहा है समझ में? अब क्या है कि जब प्रशासन काम करेगा तो प्रशासन को काम करना है कानून के दायरे में रह, तो हम कहते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो अगर रूल ऑफ लॉ है तो वह लॉ कहां से बनकर आएगा? कौन से लॉ को फॉलो करेगा प्रशासन? या तो संविधान है, या कोई अलग से कानून बनाना पड़ेगा शासन के कार्य के लिए। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रत्यायोजन की, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या तो वैसा हो या कोई और कानून, जैसे मान लिया शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो ऐसे बहुत सारे कानून हम बनाकर प्रशासन को विधि के शासन के तहत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कहते हैं प्रशासनिक विधि, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। प्रशासन राजनीति से दिशा निर्देश लेता है और प्रशासनिक विधि के दायरे में रहकर काम करता है। और प्रशासनिक विधि का जो मूल स्रोत है वह संविधान है। संविधान से ही जितनी भी प्रशासन की विधियां हैं सब संविधान से निकलकर आती हैं। मान लिया किसी को आरक्षण देना है या सामाजिक शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष उपबंध करेगा राज्य, ऐसा एक उल्लेख है ना 15(4) में। तो उसको लागू करने के लिए हमें कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा। कहा जाएगा कि अमुक जो कानून है वह संविधान के अनुच्छेद 15(4) से है। मान लिया 15(3) अगर देखेंगे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम,
तो महिलाओं से संबंधित कोई भी काम अगर होगा, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बनाया 1990 में। अब कोई पूछेगा कि महिला आयोग अधिनियम की का प्रेरणा स्रोत क्या है, तो वह संविधान का अनुच्छेद 15(3) आ रहा है समझ में। तो जितने भी प्रशासन के काम करने के लिए विधियां होती हैं, दे ऑल कम आउट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसलिए कहा जाता है कि संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि में वंश और प्रजाति का संबंध, जीनस स्पीसीज, समझ में। उत्पत्ति करने वाला स्रोत है संवैधानिक विधि, और कार्य करने वाली जो विधियां हैं वो प्रशासनिक विधि। संविधान हर विधि का स्रोत नहीं है, जैसे दंड संहिता का स्रोत नहीं है वह। दंड संहिता तो 1860 में बनी, उस वक्त संविधान था भी नहीं, है ना। तो या मान लिया पुलिस एक्ट है, हाई कोर्ट एक्ट है, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, साक्ष्य कानून है 1872, कॉन्ट्रैक्ट संविदा विधि जिसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ऑफ 18। तो ऐसे कानूनों का, सभी कानूनों का स्रोत नहीं होता संविधान। हाँ, जितने कानून हैं प्रचलित, चाहे वो जब के बनाए गए हों, वो संविधान का विरोध नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं कि अगर संविधान के लागू होने के बाद कोई पहले से विधि चली आ रही है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीआरपीसी तो मान लिया नया बना दिया, लेकिन बाकी जितने भी कानून के नाम लिए मैंने, एविडेंस एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनमें से कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध जाकर काम नहीं, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन उनका स्रोत नहीं है वह, का मतलब कि वो सब अलग अलग विधियां, और लेकिन प्रशासनिक विधि जितनी होगी, सभी प्रशासनिक विधियों का मूल स्रोत संविधान। तो जितने कार्य होंगे इस तरह के, वो राजनीतिक प्रशासनिक प्रकृति के ही होंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। जैसे मान लिया लोकतंत्र, लोकतंत्र अगर है तो वह बेसिकली पॉलिटिक्स है, जनता का शासन, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार होनी चाहिए, तो वह है तो पॉलिटिक्स। लेकिन डेमोक्रेसी अगर है तो उसी में व्यक्ति के अधिकार भी हैं, और अधिकार की रक्षा करना प्रशासनिक व्यवस्था का काम है। तो डेमोक्रेसी इज ऑल्सो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव। लोकतंत्र की भी जो प्रकृति हो वो राजनीतिक प्रशासनिक हो, ठीक है। तो सारे ऐसे कार्य राजनीति और प्रशासन से जुड़ जाते हैं। उनमें से कुछ बातों की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, जैसे राजनीतिक प्रणालियां कितने तरह की हो सकती, या प्रशासनिक व्यवस्था कितने तरह की हो, या राज्य का ढांचा कितने तरह का हो सकता है, और किस ढांचे की क्या विशेषता, और उसमें लोकतंत्र की बात अगर की जाए तो लोकतंत्र किस तरीके से काम करता है, क्या काम, और उसके बाद उसी के बेस पर हमारे सामने टॉपिक रखें। जैसे एक बहुत चर्चित टॉपिक है कि हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, टू विच डायरेक्शन इट इज। लोकतंत्र की समझ होनी चाहिए, और लोकतांत्रिक संविधानों की समझ होनी चाहिए, और जो ऐसे राष्ट्र हैं जो लोकतंत्र नहीं है, उनकी स्थिति कौन सी है, तो राज्यों की स्थिति समझ में आनी कि राज्य किस तरह के होते हैं। जैसे मान लिया, एक नाम लिया भारत, एक लिया ईरान। ईरान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान उसका नाम है, या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो उसको कहा जाता है थियोक्रेटिक स्टेट, धार्मिक राज्य है, इसका राज्य का अपना एक धर्म है। तो कहा जाएगा ना ईरान का इस्लामी गणराज्य है, तो इस्लाम उसका स्टेट रिलीजन हो। तो एक राज्य हो गया थियोक्रेटिक, एक हो गया डेमोक्रेटिक, एक होगा ऑटोक्रेटिक, मतलब सर्वसत्तावादी, एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां। जैसे राजतंत्र हो सकता है, निरपेक्ष राजतंत्र, मोनार्की हो सकती है, या डिक्टेटरशिप हो सकती है, तानाशाही हो सकती है, बहुत हद तक साम्यवादी हो सकती है, जैसे चीन और पहले सोवियत संघ था, रूस है। तो उस तरह के राष्ट्र भी अलग अलग देखे जा सकते हैं। तो वहाँ भी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था अलग होगी, हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था
विचारधारा पर जो राज्य बना था उसका विघटन हो गया। विचारधारा का विघटन नहीं हो सकता। विचारधारा तो इट्स अ काइंड ऑफ आइडिया विच इज स्प्रेड। तो लेकिन उस विचारधारा को लेकर जो राज्य बना था उसका विघटन। तो आलोचकों का ऐसा मानना है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद समाजवाद का महत्व खत्म है नहीं। भारत आज भी समाजवादी है ना, बहुत सारे राष्ट्र समाजवादी हैं, है ना। तो ये मान के चलेंगे कि कोई भी विचारधारा, एक विचारधारा किसी राज्य के काम करने में अकेली काम नहीं कर सकती। प्रशासन कभी भी एक विचारधारा पर काम नहीं कर सकता, उसको एक से अधिक विचारधारा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्रशासन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से काम करना। किसी एक विचारधारा का प्रयोग हम पूरे देश में नहीं या पूरे विश्व में, है ना। तो अगर उदारवाद है या समाजवाद है या साम्यवाद है, अकेला कुछ नहीं रह सकता। जैसे मान लिया चीन है, साम्यवादी होने के बावजूद भी WTO का सदस्य है, वह मुक्त बाजारी व्यवस्था में शामिल है ना, तो उसमें उदारवाद का गुण है। भारत भी अगर समाजवादी है तो उदारवाद का गुण है। सारे राष्ट्रों में मिश्रित होगा वह। जो राष्ट्र अकेली एक विचारधारा पर कार्य कर रहा था, सोवियत संघ, वो सफल नहीं हो सका। इसलिए कहा जाता है कि एक अकेली विचारधारा पर कोई भी शासन व्यवस्था धारणीय नहीं हो सकती, हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहेगी, कभी ना कभी उसको चुनौतियां आ ही जाएंगी। तो आइडियोलॉजीज हैव टू बी मिक्स्ड, कई तरह की विचारधाराओं का मिश्रण होना चाहिए, तब जाकर एक शासन व्यवस्था काम करे। क्योंकि हर स्थान पर चुनौतियां अलग हैं, काम करने की लोगों की मांग अलग है, लोगों की संस्कृति अलग है। एक नियम या एक विचारधारा से हम की स्थिति, इसलिए उसका विघटन हो गया, ठीक है। और वो 100 वर्ष भी नहीं रह सका, 1922 से लेकर 1991 नहीं, 23 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ की स्थापना हुई थी और 31 दिसंबर 1991 को उसका झंडा हटा दिया गया। तो 1922 से लेकर 1991 की का जीवन है सोवियत संघ, तो 100 वर्ष भी काम नहीं कर सका, है ना। जबकि अगर हम अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखेंगे, इट इज वर्किंग सिंस 1770। अगर ब्रिटेन को देखें, ब्रिटेन इज मोर ओल्डर देन यूएस, नहीं। तो ऐसी स्थिति में लेकिन सभी जगहों पर कुछ ना कुछ दूसरी विचारधाराओं का मिश्रण है। ऐसा नहीं कि वो अकेली एक विचारधारा पर काम कर रहा है। तो भारत की स्थिति क्या है कि भारत ने तो पहले दिन से मिश्रित व्यवस्था बनाई है, ठीक। एक तो यह समझना है कि राजनीति और प्रशासन में संबंध क्या है, संवैधानिक विधि, प्रशासनिक विधि क्या है, इसकी समझ होनी चाहिए। राजनीतिक प्रणालियों की समझ होनी चाहिए, किस तरह के राज्य हो सकते हैं, और उसके हिसाब से अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जाए तो लोकतंत्र कितने तरह का हो सकता है और कैसे काम करता है, इस समझ, है ना। राज्य अगर कोई भी बनेगा तो राज्य बनाने के पहले हमारी अपनी एक विचारधारा होनी चाहिए। जैसे राजनीति है, तो राजनीति का काम है नीति बनाना। नीति का मतलब हो रहा है कि हमने एक उद्देश्य रखा है और उसको प्राप्त करने के लिए हमने कुछ दिशा निर्देश रखे। वह उद्देश्य कैसे निर्धारित होगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन का भी उद्देश्य निर्धारित करना चाहें तो उसका आधार क्या होगा, किस आधार पर चुनेंगे उद्देश्य, मुझे अपने लाइफ में क्या काम करना चाहिए। हमारी विचारधारा उसमें कहीं रोल प्ले करेगी, मेरी अपनी सोच रोल प्ले करेगी ना, कि मुझे अपने लाइफ में क्या काम करना है, मेरा उद्देश्य, मेरी मंशा क्या है, या मेरा विजन क्या है, मुझे आगे काम क्या करना है अपने लाइफ में। पैसा कमाने की इच्छा है केवल, किसी तरह मेरे पास पैसा हो, या मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे शारीरिक सुख, मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, आई वॉन्ट टू लिव इन 5 स्टार फैसिलिटी, या यह होगा कि आई वॉन्ट टू हैव टू डेवलप माई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, या मुझे मानसिक सुख चाहिए, क्या कुछ तो होगा ना आइडिया हर व्यक्ति का। तो यह उसकी सोच पर निर्भर करेगा। इसका मतलब कि जब भी उद्देश्य का निर्धारण होता है उसके पहले कोई ना कोई विचारधारा अवश्य होनी चाहिए। तो राजनीति जब भी नीति निर्माण करेगी तो हर राज्य की जो राजनीति है
या जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी अपनी एक विचारधारा होगी। है समझ में? जैसे मान लें कि तानाशाही, राजतंत्र, साम्यवाद, ये सब जितने भी राज्य हैं उनमें विचारधारा है सत्तावाद, अथॉरिटेरियनिज्म, कि हमारी सत्ता हमारे पास होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र है तो उसकी विचारधारा है उदारवाद, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्व, और सत्तावाद में भी कई तरह का हो सकता है। जैसे एक होगा कि कुछ हद तक सत्ता मेरे पास है और कुछ दूसरों के पास। एक स्थिति ऐसी होगी कि सारी सत्ता मेरे ही हाथ में होनी, तो कहते हैं टोटलिटेरियन, सर्वसत्तावाद कहते हैं, जो तानाशाही होती है। राजतंत्र तो हो सकता है वह भी हो सर्वसत्तावादी, साम्यवाद सर्वसत्तावादी नहीं है क्योंकि एक दल का शासन है, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं। लेकिन अगर हम हिटलर, मुसोलिनी या वर्तमान में किम जॉन नॉर्थ कोरिया की बात करें तो उसको कहा जाएगा सर्वसत्तावादी, सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में है। ठीक है, तो या तो उदारवादी विचारधारा हो सकती है, या सत्तावादी हो सकती है, या सर्वसत्तावादी हो। जो सत्तावादी और सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, वो लोकतांत्रिक नहीं होती। उदारवादी जो व्यवस्थाएं हैं, दे आर ऑलवेज डेमोक्रेटिक। तो हमें पहले यह समझना है कि लोकतंत्र की मूल राजनीतिक विचारधारा कौन सी है। लोकतंत्र में तो शब्द आ गया तंत्र, क्या आ गया ना, तंत्र। तंत्र का मतलब हो गया सिस्टम। तो इट इज अ सिस्टम और इट इज एन ऑर्डर, एक तरह की व्यवस्था है यह। ऐसी व्यवस्था कायम करने के पहले एक विचारधारा हुई होगी विकसित, कि हम क्या चाहते हैं। हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता दी जाए। तो हम उसकी स्वतंत्रता को अंकुश लगाने वाला विचार नहीं रखेंगे। इसका मतलब कि हमारा विचार सत्तावादी नहीं होगा, हर व्यक्ति अपना अपना काम करने के लिए स्वतंत्र, तो वह विचारधारा हो गई उदारवाद। कहा जाएगा कि वेदर इट इज इंडिया और ब्रिटेन और जर्मनी और यूएस, जो भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज लिबरल। आ रहा है समझ में? हाँ? तो अगर अगर मान लिया हमने यह कहा कि लोकतंत्र हमारा सफल नहीं है, इसका मतलब कि हमने उदारवाद की परंपरा पर अंकुश लगा दिया, और उदारवाद में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को हमने सीमित कर दिया। अभी कहा जाएगा सफलता नहीं मिल रही है। ठीक, अब वाक्य निकल कर निचोड़ में कह रहा है कि एवरी स्टेट इज फाउंडेड ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हर राज्य किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा पर निर्मित होता है। तो एक तो विचारधारा है, दूसरी राज्य का क्या अर्थ होगा, राज्य का क्या मतलब। टेल मी। नहीं, भारत नहीं, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, भारत की नहीं, कोई भी राज्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? हम्म हम्म कुछ अनिवार्य शर्तें हैं उसकी। वो क्या है? एक तो जनसंख्या है, और क्षेत्र है, उसका क्षेत्र कहेंगे उसको, और सरकार है, और की संप्रभुता होनी चाहिए। चार अनिवार्य लक्षण है। हाँ? राज्य कब से बना विश्व स्तर पर, कब से राज्य की उत्पत्ति हुई है? भारत को राज्य कहेंगे? कहेंगे ना। तो भारत का निर्माण कब हुआ? एक स्टेट के तौर पर 47 में। उसके पहले क्या था भारत? नहीं, मैं भारत की बात पूछ रहा हूं, भारत के अंदर रियासत थी, भारत के अंदर रियासत थी ना। तो भारत को क्या कहेंगे? जो इसके अंदर की रियासत थी वो तो अपने आप में विश्व स्तर पर राज्य थी नहीं, तो भारत का ही भाग हुआ करती थी ना वह। तो भारत को क्या कहेंगे?
मान लिया कोई शासक ऐसा था जिसने पूरे भारत पर शासन किया, जैसे उदाहरण, एनी नेम ऑफ एनी किंग हु रूल्ड इंटायर इंडिया, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी, अशोक भी, समुद्रगुप्त भी। और मेडिवल पीरियड में अकबर और औरंगजेब भी, मतलब मुगल्स कह सकते हैं। दिल्ली सल्तनत भी था, ठीक है, पूरे भारत में नहीं था, अधिकांश जगहों तो था ही, अधिकांश जगहों पर तो था ही ना, कुछ क्षेत्र छूटे थे। तो उसको राज्य नहीं कहा जाएगा। हुँ? अच्छा, मान लें कि अगर भारत या कोई भी राज्य ऐसा उस पीरियड में, एंशिएंट या मेडिवल पीरियड, कोई भी राज्य है, तो ऐसा कोई नियम था विश्व स्तर पर कि आप दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते या आप किसी पर आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम था? कोई संस्था थी विश्व स्तर पर उस समय? नहीं थी, नहीं थी ना, जैसे लीग ऑफ नेशंस या यूएन, इस तरह की कोई संस्था तो थी नहीं। इसका मतलब यह था कि कोई भी राज्य है, वह उसकी इच्छा होती थी कि मुझे दूसरे राज्य पर कब्जा कर ले, वो आक्रमण कर देता था। अब और उसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार हो गया। मैंने ये कहा कि मैंने छोटे छोटे ऐसे 10 राज्यों को जीत लिया है, तो हमारा साम्राज्य बड़ा हो गया, ठीक है। अब उससे बड़ा कोई साम्राज्य अगर स्टैब्लिश होना चाहे, मान लिया लोधी डायनेस्टी वॉज वर्किंग हियर, दैट वॉज रिमूव्ड बाई मुगल्स, यही हो गया ना। अब मुगल्स वे आर रिमूव्ड बाई ब्रिटिशर्स। तो दूसरा कि अगर छोटे छोटे राज्यों को देखें, रियासती राज्यों को, तो रियासती राज्यों के बीच भी टकराव था, मराठास वे आर अगेंस्ट सम अदर्स था। तो कोई एक अंतर्राष्ट्रीय विधि या अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून ऐसी नहीं थी, ऐसा नहीं था वहां जो राज्यों को बांध कर रखता, नियमबद्ध। इसका मतलब है कि राज्य अपनी इच्छानुसार काम करते थे। उसको हम आधुनिक राज्य कब कहेंगे? आधुनिकता का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, आधुनिकता का मतलब होता है विवेकशीलता, तर्क, है ना, वैज्ञानिकता। तो जब से ऐसी तार्किकता लाई गई होगी, तभी से कहा जाएगा ना कि आधुनिक बात आरंभ हुई और आधुनिक राज्यों की उत्पत्ति हुई। जब ऐसे नियम कानूनों की बात कही गई होगी तर्क से। अगर हमारा राज्य है तो हम बिना किसी कारण के, बिना किसी शत्रुता के भी हम दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसका क्षेत्र अपने क्षेत्र में मिला लें, केवल इस मंशा से कि हमारे साम्राज्य का विस्तार होगा। ऐसा भी होता था, कोई आवश्यक नहीं कि उसके साथ शत्रुता हो। अगर इस राज्य को लगा कि दूसरा जो राज्य है वह छोटा है, मुझसे कमजोर है, तो उस पर आक्रमण करके उसको अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया और हमारे साम्राज्य का विस्तार। तो जब हमने नियम कानून या तार्किकता विकसित की विश्व स्तर, वहां से कहा जाएगा कि आधुनिक राज्यों की उत्पत्ति हुई। और वह है वेस्टफेलिया की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इन 1648। वेस्टफेलिया की संधि से ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक राज्यों की उत्पत्ति हुई।